जय जोहार मित्रों, छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का पेपर रहेगा। वो रहेगा हमारा 23 तारीख को, 23 फरवरी को। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हर नंबर बिल्कुल भी टाइम नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुरंत चलिए वीडियो को भी शुरू कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा। 20 में आया है, 22 में आएगा, 22 में आया है और 24 में आया है, तो 26 में आएगा ही। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, कारण और परिणाम लिखिए। तो लेंथेनाइड संकुचन क्या है, कारण भी लिखिए रहेगा। तो छोटे से बोर्ड को देखकर चले मत जाना, क्या ही समझाएगा कहकर, तुरंत चलिए शुरू करते हैं। अब लेंथेनाइड संकुचन क्या है? लेंथेनाइड परमाणु के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब लेंथेनाइड परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु त्रिज्या आकार में कमी आती है, इसी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब लेंथेनाइड क्या है? ये एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व को भी बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड बोलते हैं। अब एफ ब्लॉक के तत्व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके आकार और आयतन में जो कमी आती जाती है, वही है लेंथेनाइड संकुचन। तो परिभाषा हम लिख देंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे? लेंथेनाइड को परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आकार त्रिज्या में कमी आती जाती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब कारण, हमें कारण लिखना है। क्या लिखना है? कारण को। तो कारण क्या रहेगा? इस वीडियो को 2x पर जल्दी से देख सकते हैं। 1.5x से गुणा करके देख सकते हैं सेटिंग में जाकर, ऐसे में आपको जल्दी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो परिणाम, कारण क्या है? तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण परिणाम है यह, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन आता है वो n-1 f कक्षा में प्रवेश करता है। बाहरी कक्षा में प्रवेश न करके n-f कक्षा में प्रवेश करता है, इस कारण से यह संकुचित हो जाता है। मतलब अब कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई आदमी आवत है वह, तो चार ठन कुरिया है मान ले चल, तो अलग अलग कुरिया में बैठना है तो नहीं, वो एक ठन कुरिया में आते, एक ठन कुरिया में घुसत सबो है, तो कुछ रहत हुई ना, तो पूरा मतलब ओकर कम जगह कम घेराही। एक वजह से यहाँ पर भी लेंथेनाइड संकुचन में ये n-1 एफ कक्षा में आता जाता है, और इस कारण से ये संकुचित हो जाता है। और दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण, अब इसमें दुर्बल परिरक्षण प्रभाव रहता है, ये नाभिक है, इसमें दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण ऐसे लिख सकते हैं कारण में। अब परिणाम क्या रहेगा? परिणाम में मतलब लेंथेनाइड संकुचन के कारण उनके शुद्ध अवस्था में पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब उनके गुणों में भिन्नता नहीं होती, बहुत कम भिन्नता होते हैं, यह है उनका परिणाम है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको आशा है कि पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है ना, आगे हुई समझ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरास के नियम विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? कोलरास का नियम, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, थोड़ा गलत लिखा। तो कोलरास का नियम क्या है और विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा क्या है? तो सुनिए, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम को व्यवस्थित करना ही विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब एक बार और अच्छे से सुन लो, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, वही विद्युत रासायनिक श्रेणी है। समझ आ गया होगा। तो विभिन्न इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। तो ऐसे श्रेणी बनता है, उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो क्या है अब कोलरास का नियम? अब कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा हमारा? कोलराउस, तो गलत लिखा है क्या? कोलराउस, ठीक है। कोलराउस का नियम क्या है? विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, कोलराउस का नियम ना, अच्छा हाँ। तो विद्युत अपघट्य का विलयन
उनके धन आयन और ऋण आयन के योग के बराबर होता है। ठीक है, विभिन्न विद्युत अपघट्य की मोलर, इसका पूरा अच्छे से यदि परिभाषा लिखेंगे तो विभिन्न विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उनके धन आयन और ऋण आयन के मोलर चालकता के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो यह विद्युत मोलर चालकता अनंत अनुता पर, ठीक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान उनके धन आयन और ऋण आयन के मान के बराबर होता है। ठीक है, इतना लिख देना है। और एग्जाम्पल उदाहरण से बोलेगा तो उदाहरण क्या रहेगा, ऐसा रख देंगे अनंत अनुता पर। अब उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं NaCl, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर लिख देंगे जिस प्रोडक्ट है उसको NaCl। अब NaCl को जली विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, Na+ टूटता है और Cl- में, Na+ में टूट जाता है और Cl- में, तो सीधा लिखेंगे। अब धन आयन कैसे रहेगा, यहाँ पर अनंत अनुता पर, यहाँ पे अनंत ये अनंत रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, Na+ में प्लस लैम्डा अनंत अनुपा Cl- में। यही है हमारा एग्जाम्पल कोलराउस के नियम का। ठीक है, कोलराउस के नियम का एग्जाम्पल ये है हमारा। तो बहुत ही आसान है कोलराउस का नियम, और इसके अनुप्रयोग में जो रहेगा उसको भी लिख सकते हैं, आगे बुक में पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो यदि इसी को लिखना है तो इसका फिर अनुप्रयोग आएगा। तो पहला अनुप्रयोग क्या रहेगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य मतलब CH3COOCH, इसको लिख देना है और हमारा हो जाएगा। इसको फिर अलग अलग करेंगे, वो पूरा मतलब इतना लिखेंगे परिभाषा तो अच्छा नंबर आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 2 क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप, पता हो, मुझे पता है। और फिजिक्स के जैसे पेपर में आया था, पूरा मॉडल पेपर का छपा था, 5 नंबर 4 नंबर वाला, तो 3-2 नंबर वाला तो किसी का बस की बात नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर भी तो मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से देख लिए, उत्तर मॉडल पेपर जो नवोद प्रबोध का आता है, और परीक्षा साल को भी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्या थे, आयुपेक नामकरण, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आयुपेक नामकरण आही, तो आयुपेक नामकरण ये आही हमर 4 नंबर के लिए आएगा, जो कि उपसह संयोजी यौगिक से रहेगा। तो आयुपेक नामकरण आपको डाल देना है। आयुपेक नामकरण आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो बना देगा हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो आयुपेक नामकरण आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक ही केमिस्ट्री से, और है क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक ही केमिस्ट्री से अभिक्रिया लिखिए, केवल समीकरण लिखिए। और मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट इस वीडियो के नीचे में ही होगा अभिक्रिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया 20, 22, 24 में आया है, बहुत ही एक्सप्लेन के साथ मैंने उस वीडियो में बनाया हो, तो आप जाकर तुरंत देख सकते हैं। तो अब अभिक्रिया में क्या रहेगा हमारा, स्टेपन ही होगा, हाँ। तो स्टेपन अभिक्रिया को दूसरा है एल्डोल संघनन, ये भी 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है। एल्डोल संघनन क्या बात आता है, कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया। चौथा है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है, 20, 22, 24 में आया है, सभी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सीमट अभिक्रिया, क्या है, रेमट अभिक्रिया, सीमट है, सीमट अभिक्रिया
अभिक्रिया। सीमट अभिक्रिया के बाद आ जाता है हमारा एक और देख लेते हैं, वो है स्टीफन हो तो गया है। तो 4 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा। पूरा मस्त तरीके से इसमें अभिक्रिया को लिखेंगे। और समीकरण लिखे वाला कहेगा ना समीकरण को पूर्ण कीजिए, वो आपसे बहुत कम लोगों से बनता है। इस कारण से आप इसको याद कर लीजिए। जैसे कि एल्डोल संग्रहण, उस वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझा चुका हूँ। एक मिनट, पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में समझा चुके हैं। तो इसमें एल्डोल संग्रहण में क्या हो जाता है, 2 एल्डिहाइड क्रिया करके, जैसे कि 2 एल्डिहाइड मतलब CH3CHO, ठीक है, ये है एल्डिहाइड CH3CHO। जब ये क्या है एल्डिहाइड, ये भी है एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनता है। अब कैसे होगा क्रिया, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी क्रिया को CH3, बहुत ही आसान है, आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, आएगा ही आएगा। तो लिख के ले ले आहिच्चे, तो एल्डिहाइड CH3 हो गए, उसके बाद CH, इधर CH हो गया, ठीक है ना, CH को लिख दिए। अब एक यहाँ से CH3 है यहाँ पर, तो एक H को उधारी मांग के इधर आएंगे तो कोष्टक में OH लिख दीजिए, OH लिख गए। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, एक H निकल गया तो CH2 बचा, तो CH2 और यहाँ पर जैसा इसी को लिख दो CHO। ये बस यही है एल्डोल, यही है हमारा एल्डोल। बहुत ईजी है, यही है हमारा एल्डोल। जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को क्रिया करते हैं तो कुछ ऐसा बनता है। इसको लिखेंगे, इसमें से H भी लिखेंगे, OH यहाँ पर लिख देंगे अल्कोहल के लिए, फिर CH2 बचे CHO। बस इसी प्रकार क्या है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा, एल्किल साइनाइड, क्या होगा एल्किल साइनाइड CN, इसको सीधा RCN भी लिख सकते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसके लिए से अच्छे से खोल कर लिख दिया हूँ। एल्किल साइनाइड का अपचयन करा जाता है, मतलब इसको ऐसे लिख दिए, और HCl ये रहेगा SnCl3 में, SnCl3 के उपस्थिति में। तो क्या रहेगा, इसको एल्किल साइनाइड को, ये है हमारा स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है ना, स्टीफन अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया होगा इससे ऐसे, तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, RC। अब यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा एक H इधर लग जाएगा और उसके बाद 2 बॉन्ड रहेगा और एक H इधर। समझाने के लिए बहुत ईजी है, ऐसे कि लिख दूँ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर इसे क्रिया करता है, लेकिन आपको कुछ नहीं चिंता करना है, यहाँ पर HCl, ठीक है, HCl रहेगा। उसके बाद एक स्टेप बस और H2O के साथ H2O के साथ क्रिया करेंगे, ये ऐसा है ना लाइन से। उसके बाद H2O के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, सीधा RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा, ये हमारा स्टीफन अभिक्रिया। बहुत ईजी तरीके से उस वीडियो में समझा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। केनेजारो अभिक्रिया, सीमट अभिक्रिया, जो कि 20 में आया है, 22 में आया है, 24 में आया है, और वो आएगा ही आएगा। मैं लिख के साथ कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ, आएगा ही आएगा। तो उसके बाद देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो चलिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो अभिक्रिया सब हो गया। उसके बाद में SN1 SN2 अभिक्रिया, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। SN1 SN2 अभिक्रिया वो अच्छे तरीके से 25 में नहीं आया है, तो 26 में आएगा ही आएगा, 100% चांस है, एक सेट में आ जाएगा। 3 सेट होता है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ बोर्ड बहुत ही सरल रहता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड जैसे में क्या रहेगा, 7 सेट रहता है। आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो आता पता ला पता, चलो तुम हम नहीं देखा। ओकर बाद आ जाते हैं नंबर है SN1 SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है। अक्षर पे ना जाओ, सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। SN1 SN2 अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया। तो ये होता क्या है, पहले देख लेते हैं। SN1 अलग अलग सेट में आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, आ भी सकता है। तो SN1 2 पद में संपन्न होता है। यह अभिक्रिया क्या लिखना है, यह अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होता है। तो पहला पद क्या रहेगा, पद 1 में क्या रहेगा, ये एल्किल हैलाइड कार्बोकेटायन में टूट जाता है।
क्या, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, RX को एल्किल, ये एल्किल ये हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड। अब इसमें एल्किल क्या हो सकता है, CH3 C2H5 ये रहेगा, और हैलाइड में Cl IF ये सब हैलाइड में आ जाता है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड RCl क्या होगा, कार्बोधन आयन में टूट जाता है। तो इसमें क्या होगा, R और यह है R प्लस में X माइनस में, ठीक है, X R प्लस और दूसरे पद, फिर पद दूसरा। बहुत ही आसान तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 अभिक्रिया, अब बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। अब कार्बोधन आयन न्यूक्लियोफिलिक अम्ल से क्रिया करता है, न्यूक्लियोफिलिक अम्ल से मतलब न्यूक्लियोफिलिक से क्रिया करता है, वो क्या होता है, OH हो सकता है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है, OH को लिखेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक से एक कार्बोधन आयन R फिक प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक अम्ल से क्रिया करता है, तो क्या होता है, ROH एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल। बस यही तो है हमारा, नाभिक इस नहीं SN1 अभिक्रिया 2 पद में कंप्लीट होता है। तो इसके ये अभिक्रिया है क्या, SN1 SN2 अभिक्रिया है क्या, तो एल्किल हैलाइड का, जब एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो हैलाइड अलग हो जाता है और एल्किल जुड़ जाता है, हाँ, एल्किल हैलाइड अलग हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक अम्ल जुड़ जाता है। यही हमारा SN1 SN2 अभिक्रिया है। तो एक मिनट, हाँ, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल सीधा इसी बस को नहीं लिखना, ठीक है ना, एग्जाम्पल कहने का मतलब है, सॉरी, इस पद को पूरा मैं जो बोला उसको लिखना है। पहला पद में एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कार्बोधन आयन में टूटता है, ये क्या है, कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन में टूटेगा। फिर कार्बोधन आयन न्यूक्लियोफिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके सीधा जुड़ जाता है और OH बन जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस जुड़ेगा। तो क्या होगा एग्जाम्पल, ये एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या बोला, RCH3 लिखते हैं, CH3 और X क्या ले लेते हैं हम लोग, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन ले लिए। तो अब ये इसका क्या होगा, अब टूटेगा, CH3 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ये पहला पद है। दूसरे पद में क्या होगा, ये कार्बोधन आयन न्यूक्लियोफिलिक अम्ल के साथ जुड़ जाता है, मतलब OH के साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा, CH3OH, ये क्या है, एल्कोहल है हमारा, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। तो बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोग SN1 अभिक्रिया को समझ चुके हैं। और SN2 अभिक्रिया कोई दिक्कत की बात नहीं है, SN2 इसमें क्या लिखेंगे, यह एक ही पद में संपन्न होता है। SN1 2 पद में संपन्न होता है, SN1 एक ही पद में संपन्न होता है। तो SN1 एक पद में संपन्न होता है, तो उसे कैसे लिखेंगे, सेम होगा, कार्य सेम होगा, कहने बस का होता है, वो कार्य सेम होगा, बस वो एक ही साथ तीव्रता होता है। ये मंद गति से होगा, पहला मंद में होगा और ये तीव्रता होगा। तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड, जब जैसे कि अभिक्रिया लिख देता हूँ सीधा, RX ये जुड़ आ रहा है OH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा रहेगा, एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक अम्ल से जुड़ता है, ये एक ही पद में कंप्लीट होता है, तो क्या होगा, ये इधर से आता है, ठीक है ना, तो ये हट जाएगा, ये वाला हटेगा और ये वाला आके जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो मैं और इसको सीधा यहाँ पर लिखना है, लेकिन मैं अच्छे समझाने के लिए कर सकता हूँ। OH ये ऐसे इधर आ रहा है और R इधर है और X इधर भगते जा रहा है, मतलब OH ज़्यादा पावरफुल है, तो यह भगत है, ठीक है ना, भग रे भैया वो मोल दबा दी कि यह अपन निकलत है, वह X है, हैलाइड है। तो क्या होगा, तो उसके बाद सीधा क्रिया होगा, तो ROH ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और एक से इधर निकल जाएगा, कोई चिंतक नहीं है। तो सीधा इसको लिखना है, R एल्किल हैलाइड OH, ठीक है,
ओकर बाद एला इसे करके सीधा ओ ऐसे जोड़ दो, बस बात खत्म। यही है हमारा SN2 अभिक्रिया। तो बहुत ही आसान है SN1 SN2 अभिक्रिया, समझ आ गया होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद टाइम बिल्कुल नहीं है, पूरा पढ़िए। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है, तो क्वेश्चन रहेगा हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। P0 P0 n प्लस n, ये संबंध मूललता में संबंध ज्ञात करना है, ये भी आ सकता है। तो अच्छे से पढ़े। राउल्ट का नियम क्या होता है हमारा, किसी विलयन के विलायक में, राउल्ट का नियम, ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नरनस्ट समीकरण, नरनस्ट समीकरण क्या है, नरनस्ट समीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अथवा में आएगा, लेकिन इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लेना है। राउल्ट का नियम क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसके बाद रहेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, 25 में नहीं आया है, 26 में पक्का आएगा। डेनियम सेल आया था 25 में, तो 26 में आएगा ही आएगा ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी में हमारा ऐसे रहेगा 0.34, ऐसा रहेगा 0.44, ये प्लस माइनस, ये कॉपर और जिंक के साथ क्रिया करता है, वो भी आपको मोलर तारकता वाला में आ जाएगा। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें एक पात्र है, उसमें एक मोल क्या डला है, HCl, एक मोल HCl, ठीक है, एक मोल साधारण HCl। और ये क्या होता है, मानक। सबसे पहले मानक, ये मानक का मतलब क्या होता है, कौन बता सकते हैं मानक का, जल्दी से कमेंट में जाइए और तुरंत बताइए कि मानक का मतलब क्या होता है। तो मानक मतलब क्या होते हैं, मानक मतलब होते, ये मानव देवता अच्छा नहीं है। तो मानक मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, क्या रहेगा, ताप 25 डिग्री सेल्सियस, और सांद्रण 1 मोल, सांद्रण 1 मोल। और उसके बाद सांद्रण 1 मोल रहेगा, दाब 1 वायुमंडलीय ATM, 1 वायुमंडलीय प्रेशर ताप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मानक, ठीक है। तो ऐसे पूरा लिखेंगे, पहले सीधा इधर देख लेते हैं। फिर इसमें एक इलेक्ट्रोड डालेंगे और इसमें रहेगा प्लेटिनम, मतलब पीडी का एक पत्ती रहेगा। तो ये क्या है, पीडी, मतलब ये अच्छे से क्रिया नहीं करता, इस कारण से पीडी को रखे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक कांच का उसे ढक देंगे, कांच से ढक देंगे, ये रहेगा पीडी, इसको कांच से अच्छे से ढक देना है, ठीक है। और यहाँ से एक जगह छूटेगा, वो रहेगा हमारा H2 गैस के लिए, वो नहीं रहेगा, H2 गैस के लिए, डॉल्फिन जैसे दिखा, चल ठीक है। तो यहाँ पर पीडी और यहाँ गैस रहेगा, ठीक है, गैस H2O काबर डालता, फिर अब H2O पूरा यहाँ पर जम जाते हैं, ठीक है, पीडी में। तो एक काकर चीज से कार्य करते, पूरा H2O यहाँ पर पूरा क्या जम जाए, H2O इलेक्ट्रोड में H2O जम जाता है। इस कारण से ये हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है, हाइड्रोजन गैस की तरह, मतलब यह समय पड़ने पर कैथोड और एनोड दोनों की तरह काम करते हैं। यही है हमारा
मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पूरा लिखेंगे, जब 25 डिग्री ताप पर और सांद्रण 1 मोल रहेगा HCl, विद्युत अपघट्य HCl, और दाब 1 atm में कहते हैं रखेगा, तो जब प्लेटिनम की पत्ती में उसमें जो लिख बोला हूँ उसी को लिखना है। कांच की एक नली से बंद करेंगे, फिर इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसमें गैस को डालेंगे तो गैस पूरा जम जाएगा बाहर में, और HCl तो बता चुका हूँ, इसको लिखेंगे, फिर इसे इलेक्ट्रोड से जोड़ सकते हैं। तो इसका मानक अपचयन विभव कौन बताएगा? मानक अपचयन विभव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना होता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव कितना होता है? टाइम नहीं है, थोड़ा सा बस है, इससे देख लीजिए, 2x पर करके भले देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए। मानक अपचयन विभव इसका होता है 0। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक अपचयन विभव 0 होते हैं। इस कारण से इसे जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे वो धन आएगा तो धन, माइनस आएगा तो माइनस, वो पता चल जाता है। तो इसका मानक अपचयन विभव 0 होता है। कैथोड की तरह भी काम करता है, एनोड की तरह भी काम करता है। तो ये है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसके बाद भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से यही सब है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और IUPAC नाम को, IUPAC को और भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर वाले में क्या आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, ये अंतर बहुत ही आएगा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, जो राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से अधिक होता है वो, अच्छा, आदर्श और अनादर्श, जो सभी ताप और सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन है, और जो सभी ताप और सांद्रताओं में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन है। और ठीक है ना, राउल्ट का नियम का पालन करता है वो। उसके बाद इसमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, और इसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन होता है। और इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता, इसमें आयतन परिवर्तन होता है। बस 3 ही लिखेंगे, 2 नंबर में खुद आएगा, 2-3 नंबर में। उसी प्रकार हम लोग बहुत सारे अंतर है उसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बस आगे और वीडियो आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बता देता हूँ, मॉडल पेपर को देख लेना, जो CGBSE द्वारा मॉडल पेपर निकला है उसको देख लीजिए, 5 नंबर के लिए वही सब आएगा। तो आज कितने ही, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो धन्यवाद।